ऑनलाइन क्लास के तीसरे भाग में स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी का तीसरा भाग, दो बैलों की कथा। मैं रजनीश पांडे आपको पढ़ा रहा हूँ। देखें क्या है। दो भागों में आपको पता था कि दोबारा झूरी के साले के यहाँ जाने पर दोनों बैल वापस चल पड़ते हैं और रास्ते में मटर के खेत में मटर खा करके श्राद्ध करते हैं। उसी की आगे कहानी शुरू करते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डाकता चला आ रहा है। डकता मतलब दौड़ता हुआ। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना अजान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। इतनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 भाग जाना मुहावरा है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर हम दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेके लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हिरण रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद मतलब गुरु। उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर उसके पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्र ने दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। फिर एक संदेश, फिर एक भारतीय संस्कृति का संदेश की असहाय व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास मतलब निवाला खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा देखा संगी संकट में तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस जहां पर आवारा जानवरों को बंद किया जाता है। आगे दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। वास्ता यहाँ पर लिखा वही है, उसका अर्थ है कि सारा दिन बीत गया और खाने कोई तिनका भी न मिला। समझ में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाया जवाब दिया, मुझे तो मालूम है होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो। यहाँ से भागने कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था ही। नुकुली सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। जानवरों की हाजिरी लेने से मतलब यह है कि जितने जानवर बंद किए गए थे उतने वहां पर हैं कि नहीं है। हीरा का उजड़पन देकर उसने कई डंडे रसीद दिए। कई डंडों से पीटा उसे। मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ जाए।
जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब यहाँ पर फिर वही भावना परोपकार की, सभी को बचाने के लिए दोनों सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भागी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उससे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। सारे जानवर भाग गए, केवल फंस गए हीरा और मोती। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण मतलब तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां मतलब जो हड्डियां होती हैं वो। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते तो वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों को कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत मतलब डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक मतलब बेवजह, बिना कारण। अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीवन दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपनी ही हार आ गया इसी कुएं पर। हम यहाँ पे हार क्या, राह होना चाहिए। हम इसी कुएं पर पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है।